Hello guys, my name is Mehak and welcome to my YouTube channel Essential Educator. Today I'm going to cover the very famous poem of Robert Browning, that is The Prospice. Prospice poem का दो चीज़ें जो हैं, दो synopsis इसमें cover होंगे, that will be introduction to work and themes. ओके तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन टू वर्क की बात करते हैं यानी इंट्रोडक्शन टू द प्रॉस्पाइस, तो हमारे लिए दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है, इसमें सोर्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हाँ सोर्स इंपॉर्टेंट होता है जब हम ड्रामा लिखते हैं, लेकिन ये ड्रामा नहीं है, ये पोएम है। इसीलिए जो है हमारे लिए दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, हाफ पेज का आएगा। इसमें सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन आएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि कब वो पब्लिश हुई, वो पोएम कब पब्लिश हुई है, और सेकंड चीज़ कि वो पोएम का जो है एक छोटा सा जिस्ट दे देंगे आप, ठीक है। अब उसका छोटू सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ये किस बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन उसकी क्या है, 1864। एंड द सेकंड थिंग कि व्हाई दिस पोएम इज रिटन। ये पोएम जो है ना, बेसिकली उन्होंने जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और वो खुद जो है मरने की कगार पे आ गए थे, द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, ओके, उस दौरान जो है उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये पोएम वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी इमोशंस बताई हैं कि उनके साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो कैसी रही थी। मैंने आपको बताया था ना कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ये लोग बहुत जोर देते थे, तो उन्होंने बेसिकली अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन बताई है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू, ओके। तो यही इतना ही जो है आप अपने अपने डेथ, करेज और अपनी बिलीवेड वाइफ के लिए लव, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने इस पोएम में कवर की है, यही सब जो है आप इंट्रोडक्शन टू वर्क यानी कि इंट्रोडक्शन टू द प्रॉस्पाइस में इंक्लूड करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, ज़्यादा बड़ा एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदर यू आर इन एमए और बीए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा एकदम खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है थीम्स, ठीक है। इसके तीन मेजर थीम्स हैं। कौन सी तीन मेजर थीम्स हैं? होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज। ये एक ही थीम है, तीन अलग अलग वर्ड्स है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये अलग अलग लिखना है। होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज। दूसरा क्या है? डेथ। एंड तीसरा क्या है? रीयूनियन विद द वाइफ, द बिलीवेड वाइफ, ओके। तो मैं आपको छोटू सा एक बोल बता देती हूँ कि ये पोएम भी जो है ना वो तीन हिस्सों में कन्वर्टेड है, ठीक है। सबसे पहले वो जो है बिफोर डेथ की बात कर रहे हैं कि उनकी उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, कि मैं अब मरने वाला हूँ, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू डाई नाउ। और कहता है कि वो कह रहे हैं कि मैं जो है अपनी आखिरी बैटल को भी जो है एकदम बखूबी लड़ूंगा, पूरे जोश और आवाज़ में लड़ूंगा, एकदम फुल फॉर्म में लड़ूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये जंग जो है हार जाऊंगा बिकॉज इट्स डेथ, ओके। पर लड़ूंगा ज़रूर, और ऐसा लड़ूंगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। राइटिंग स्टाइल देख रहे हो आप, इंटेंसिटी देख रहे हो आप, कि जानते हैं हारेंगे लेकिन फिर भी लड़ेंगे और पूरे होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज के साथ लड़ेंगे। तो ये जो थीम है, इसको कोट करते हुए एक लाइन आती है, ठीक है। इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं। बेसिकली व्हेन यू से कोट करना है लाइन, इसका मतलब क्या होता है? आप अपनी कोट की हुई लाइन्स यानी कि आप अपनी थीम्स को जो है अपने कोट में कहाँ देख पाते हैं। जब हम थीम लिखते हैं ना कोई भी, तो थीम कनेक्ट करना चाहिए, हमारी लाइंस में दिखना चाहिए। जैसे कि मैं होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज की बात कर रही हूँ, तो होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज अपनी पोएम की कौन सी लाइनों में हमें दिख रहा है, ये हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन लाइनों में जो है दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो सेकंड थीम है हमारा, वो है डेथ। वो क्या कह रहे हैं? हमारे दूसरा जो है, मैंने कहा ना ये पोएम तीन सेक्शंस में बटी है, बिफोर डेथ, डेथ एंड आफ्टर डेथ, ठीक है। तो हमारा बिफोर डेथ के लिए हमारा होप, डिटर्मिनेशन एंड करेज का थीम आ गया। अब बात कर रहे हैं हम डेथ की। डेथ, डेथ, ही सेज डेथ इज अनअवॉइडेबल। मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन इस डेथ को जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। यहाँ वो जो है ट्रूथ ऑफ लाइफ हमें बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम डेथ को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। भले ही हमारा कितना भी बड़ा नाम हो, भले ही हम कितने भी बड़े हो लाइफ में, पैसे से, उम्र से, काम से कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी हम कभी भी डेथ को जो है अवॉइड नहीं कर सकते। ये अटल सत्य है जीवन का, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना कितना इंटेंसिटी से जो है पोएम्स लिखते थे उस टाइम पे राइटर्स, आज भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी जो इंटेंसिटी है। मैं बेसिकली एमए में आके ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील करती हूँ ह्यूमन बींग्स के साथ। थर्ड जो थीम है, अच्छा हाँ, इस थीम को जो है कनेक्ट करते हुए ये लाइन सुटेबल लगती है।
थर्ड थीम जो है, यानी कि आफ्टर डेथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ द पोएम, द थर्ड सेगमेंट ऑफ द पोएम, दैट इज द रीयूनियन विद बिलीव्ड। वो कहते हैं भले ही अब मैं मरने वाला हूँ, मरने के बाद भी जो है मेरे पास एक चीज़ का रिलीफ है कि अब जाके मैं तुम्हारे पास तुमसे गले लग सकता हूँ, अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ हम अलग हो गए, यहाँ हम सेपरेट हो गए, लेकिन वहाँ मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। यानी कि कहाँ नहीं कर पाएगा? हेवन में। हेवन में मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, मैं बस तुम्हें जाके हक कर सकता हूँ, और अब हमें कोई भी दुनिया जो है सेपरेट नहीं कर सकती, ऐसा उनका कहना है। कितनी रोमांटिक लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है, देख रहे हो। एक वो जो एक लोग बात करते हैं ना, एक फेज ऑफ लव की, कि हाँ ठीक है, आज आज अच्छा हो रहा है, आज शादी हो रही है, एक स्टेज है कि हाँ शादी हो गई यानी लव स्टोरी कंप्लीट। लेकिन यू नो, 50 साल साथ में रहना और फिर उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाना, ये जो अलग होना है ना, ओ माय गॉड। लाइक कोई भी आपके साथ नहीं रहता, लेकिन आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो, हाँ लाइक आपकी पार्टनर है, आपके पार्टनर, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, और उनको खो देने का जो दर्द है और उनसे रीयूनाइट होने की जो खुशी है, ओ माय गॉड, व्हाट अ इंटेंस पोएम। लाइक मजा ही आ गया। ओके, तो तीसरी चीज है रीयूनियन विद द बिलवेड वाइफ, यानी कि एलिजाबेथ से रीयूनियन। अब वो फाइनली जो है एलिजाबेथ के पास जाएंगे। ये एक्चुअल लाइंस है उनकी, ये लाइंस जिनसे हमें ये दिखाई पड़ता है कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते थे, और उनका रीयूनियन जो है उनको इस चीज़ की कितनी खुशी है। ठीक है, ये तीनों थीम्स जो है वो इन्होंने कवर कर लिए। जब आप आंसर लिखें तो थीम्स को ही इलेबोरेट करें। वैसे तो मैंने आपको ये लाइंस दी हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में आपको एक और लाइंस मिलती हैं जो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप बेसिकली क्या करें, ये जो लाइंस मैंने आपको दी है एक्सप्लेन करें, उनको लिखें, और फिर उन लाइंस का मतलब भी बता सकते हो। ऐसे ही करके आप इलेबोरेट करें, और अगर आपको कोई और लाइंस भी मिलती है, बिल्कुल आप जो है उससे इलेबोरेट करते जाएंगे। आप बेसिकली थीम्स को ही इलेबोरेट करते हैं आंसर्स में। ठीक है, तो दैट वाज फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।